हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द फार्मासिस्ट। एंड लास्ट लेक्चर में हमने टी टेस्ट स्टार्ट किया था। टी टेस्ट का टाइप 1 प्रोसीजर हमने किया था और उसका सिर्फ प्रोसीजर देखा था और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन किया था जो कि ये था। जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा वो आई काइंडली पहले लास्ट लेक्चर देख लें ताकि आपको इस लेक्चर की अच्छी तरीके से समझ आ सके। सो अब हम फर्दर प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको प्लस माइनस या फिर फार्मूला में कैसे वैल्यूज पुट करें या उधर से दिस एंड डैट ये नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि ये बस आपने फार्मूला वैल्यू पुट करनी है, उसको कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेना है। मैं आपको आज सिखाऊंगी कि जो स्टेटमेंट्स आपको दी जाती हैं एग्जाम में उसको आपने जज किस तरह करना है, उसमें से आपने डाटा को एक्सट्रैक्ट किस तरह से करना है, किस नज़रिए से आपने उस क्वेश्चन को देखना है। गॉट इट? मैं आपको आज ये सिखाऊंगी। सो क्वेश्चन 1 हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। हम क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ 10 कार्टन्स आर टेकन एट रैंडम। अब आपको पता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि सैंपल हमेशा रैंडमली चूज़ करते हैं। तो इट्स मीन यहाँ पे सैंपल की बात हो रही है। 10 कार्टन 10 इट्स मीन ये 30 से कम है, तो हम यहाँ पर टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। गॉट इट? 10 cartons are taken at random from an automatic filling machine. The mean net weight of the 10 carton is this. The mean net weight. अब 10 cartons सैंपल थे। आपने गौर करना है कि यहाँ पे रैंडम बात हो, रैंडमली हमने चूज़ किया है, तो रैंडम जो चीज़ चूज़ करते हैं वो तो सैंपल होते हैं। 10 कार्टन्स, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कि इन 10 कार्टन का मीन वेट। मीन हमारे पास मतलब सैंपल का हेड क्वार्टर। ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में समझाया था। सैंपल का हेड क्वार्टर है मीन और मीन है 15.90। गॉट इट? एंड दी सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन इज दिस। अब सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन क्या है? ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए आपको 2 फार्मूलाज चाहिए होती हैं। 2 फार्मूलाज की चॉइस होती है, आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन आपने करने दोनों हैं। क्यों? क्योंकि बाज़ का वो फार्मूला में आपको उस फार्मूला का एक हिस्सा दे देती है और बाकी फार्मूला आपने खुद पुट करना होता है। अगर आपने एक याद किया और दूसरा नहीं तो कैसे आप वो करेंगे? तो यहाँ पर लिखा हुआ है सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन। इसका मतलब ये है, जैसे हमने आपको दिखा लेती हूँ रिकॉल करवाने के लिए। ये देखें, ये फार्मूला था स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने का। इसमें जो ये ऊपर वाला पोर्शन है इसका वो कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन। ठीक है, सम ऑफ इट्स मीन वो इस समीशन की बात, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन। स्क्वायर वो इस स्क्वायर की बात कर रहा है। डेविएशन का मतलब होता है नेगेटिव, माइनस, तो ये इस नेगेटिव को वो डेविएशन कह रहा है। इसी फॉर्मूला को उसने एक स्टेटमेंट की फॉर्म में आपके क्वेश्चन में लिख दी है। बात वो इसी फॉर्मूला की कर रहा है, ये ऊपर वाले हिस्से की, सारे की नहीं, सिर्फ ये ऊपर वाले पार्ट की। ओके, सो यहाँ पर लिखा हुआ है सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन इज दिस। ठीक है, डज द सैंपल मीन डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द इंटेंडेड वेट ऑफ 16। अब मुझे आप ये बताएं कि एट द एंड आपको कह रहा है डिफर सिग्निफिकेंटली। अब मैंने आपको जो हिंट्स बताई थी उसमें भी ये वर्ड आता था डिफर सिग्निफिकेंस, डिफरेंट। ठीक है, तो अगर वो आए तो इट्स मीन आपने टू टेल हाइपोथेसिस लगाना है। ये हो गया। अब हमारे पास ये वाला मीन तो वो बता रहा है ये सैंपल के ऊपर सैंपल की बात हो रही है। डज दी सैंपल मीन डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द। अब एग्जामिनर 2 वे कम्युनिकेशन कर रहा है, वो आपको ये कह रहा है क्या आपका सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन। अब उसने पॉपुलेशन का जिक्र नहीं किया, लेकिन ये बहुत ऑब्वियस बात है कि वो पॉपुलेशन की आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने अपने सैंपल के जरिए से पॉपुलेशन ही तो निकालनी है। तो वो कह रहा है क्या सैंपल मीन्स डिफरेंट है इस वाले से 16 से। सो आपने अब ये निकालना है। गॉट इट? अब हमारे पास ओके, सो अब हम अपनी चीज़ों को लिख लेते हैं कि हमारे पास एन था। एन क्या था? एन होता है सैंपल साइज। तो एन हमारे पास 10 था, हमने 10 लिख लिया। फिर हमारे पास उन्होंने दिया था सैंपल मीन 10 कार्टन इज दिस, और ये था इसका सैंपल मीन, तो 15.90 लिख लेंगे। फिर हमने कहा था सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन। सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन से मुराद ये था, वो कह रहे थे कि सम ऑफ, ये सम समीशन हो गया, स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन। अब डेविएशन माइनस होता है, ठीक है, और मीन फ्रॉम मीन सम ऑफ स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन। अब ये इधर मीन आता है फॉर्मूला में, ठीक है। तो क्या हमारी स्टेटमेंट होगी सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन। ये मीन ही है ना, तो वो वैल्यू हमने लिखनी है। तो इधर मैंने वो लिखा हुआ है, तो ये इसकी वैल्यू आ गई।
फिर हमें उन्होंने ये वाला मीन तो हो गया सैंपल का, 16 जो था ये हमारे पास है मीन पॉपुलेशन मीन है, तो जो पॉपुलेशन मीन हमें दिया हम लिखते हैं म्यू नॉट में, तो ये म्यू नॉट आ गया और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 डेट्स इट। यहाँ तक आपने डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया, जितना भी डाटा आपको दिया था आपने निकाल के रख लिया। अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि हाइपोथेसिस क्या करना है। हाइपोथेसिस करने के लिए हमने क्या करना है, डिफर सिग्निफिकेंटली। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही हिंट्स दी थी कि ये वाले हिंट्स आप याद कर लें। अब इसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस अगर आए तो आपने क्या अप्लाई करना है, आपने टू टेल अप्लाई करना है, ये लिखा हुआ। तो इट्स मीन आपने यहाँ पर टू टेल से डिफरेंस सिग्निफिकेंटली टू टेल, तो टू टेल लगाना है कि जो हमारे पास पॉपुलेशन मीन है वो 16 के इक्वल है या नहीं है। गॉट इट, वो लगा लिया। आगे से आपने बस सारा फॉर्मूला पुट करना है, जिस तरह आप पहले सॉल्व करते हैं एज इट इज़ वैसे ही हमने सॉल्व कर देना है। असल बात जो टी टेस्ट की होती है वो सिर्फ इतनी होती है कि आपने डाटा एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए और हाइपोथेसिस चूज़ करना आना चाहिए। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि लाइक क्या हाइपोथेसिस है कि इंक्रीज डिक्रीज का जिक्र नहीं है और बाकी क्या है समझ नहीं है, तो आप टू टेल लगा दें क्योंकि वो इक्वालिटी में आ जाता है, तो इट्स ओके। लेकिन अगर आपको समझ आ रही है तो आप ऑथेंटिक वही लगाएगा। अगर समझ नहीं आ रही, इन केस, ठीक है, इन केस अगर आपको समझ बिल्कुल भी नहीं आ रही कि लाइक इस पर क्या लगता है, लेकिन क्वेश्चन तो आपने सॉल्व करना है, चॉइस नहीं है और, तो आप टू टेल हाइपोथेसिस लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और क्योंकि वो इक्वल होता है दोनों साइड से, तो वो इसकी ये होती है। लेकिन ये एक आखिरी चॉइस है आपकी, उससे पहले आप कोशिश पूरी की पूरी करें, आपको समझ आए कि आपने कौन सा हाइपोथेसिस लगाना है। लास्ट में आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक है और आपको टाइप 1 कैसे आइडेंटिफाई की, ये टाइप 1 का सवाल है। ये बात आपने ज़हन में, 3 टाइप्स हैं, ठीक है, 3 टाइप्स हमारी टी टेस्ट की हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 में हमेशा एक सैंपल होगा, एक सैंपल दिया जाएगा और आपका जो सैंपल साइज़ है वो 30 से कम होगा। 2 बातें ये। तीसरी बात ये कि आपको पॉपुलेशन वेरिएंस का जिक्र ही नहीं होगा, नामो निशान ही नहीं होगा, दी ही नहीं होगी, ठीक है। सैंपल सिर्फ एक होगा, सैंपल साइज 30 से कम होगा और पॉपुलेशन वेरिएंस का जिक्र ही नहीं होगा, कहीं पर जिक्र नज़र आ रहा नहीं नज़र आ रहा। तो ये हमारे पास टाइप 1 का क्वेश्चन आता है। चीज़ें एक्सट्रैक्ट करें, फॉर्मूला इनपुट करें और स्टेप 4 हमारे पास है कि आप इसका जो हाइपोथेसिस चूज़ की एज इट इज़ वही वाला क्रिटिकल रीजन चूज़ करें, उसमें वैल्यू पुट करें, ठीक है। और आखिर में जो भी करके, जैसे इधर हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी आ गई है, टैबुलेटेड बढ़िया आ गई, तो एच नॉट हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इसको एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पॉपुलेशन मीन वाकई में जो एग्जामिनर ने पॉपुलेशन मीन निकाली है 16, वाकई में वही पॉपुलेशन मीन है। ये आपका टी टेस्ट है। अभी ये क्वेश्चन डिटेल में समझाया, आगे क्वेश्चन में सिर्फ स्टेटमेंट समझाऊंगी, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। ओके, इतनी समझ आ गई है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। इधर में मेरा चले मैं ऐसे ही रख लेता कि आप खुद जज करें कि इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है। हाँ, एक और बात ये कि मेरे ज़हन में आई है, आपने जब भी हाइपोथेसिस सजेस्ट करना है ना, कोई भी लिखना है, तो आपने पहले H1 में लिखना है, H0 नहीं, पहले H1 लिखें जो आपको समझ आती है, H1, फिर उसको ऑपोजिट H0 में लिखते हैं। मैं समझाती हूँ, रुकें। इंजेक्शन ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ हार्मोन इनटू हैंड्स इज सेट टू इंक्रीज द मीन वेट ऑफ हैंड बाय दिस। एक और बात ज़हन में आई है, ये आई है कि अगर आपको जहाँ पे लिखा हो ना सैंपल और उसके आगे जो स्टेटमेंट्स लिखी हो, तो वो सारी बातें सैंपल की वाली होती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि याद रखने के लिए कि जैसे सैंपल है ना, लिखा हुआ रैंडम सैंपल, उसके आगे जितनी बातें होंगी ना वो सारी सैंपल के रिलेटेड आ जाएंगी। 2-3 लाइनों में ना सैंपल की बातें वो बोल रहा हूँ, सैंपल में ये है, वो है, ये वो। अगर तो बात सैंपल से स्टार्ट नहीं हो रही, किसी कोई लाइन है वहाँ पे सैंपल से बात स्टार्ट नहीं हो रही, उस लाइन में जो बातें आई ना वो सैंपल के रिलेटेड बातें, वो पॉपुलेशन के रिलेटेड बातें होगी, या फिर वो ऐसी जनरल बातें कर रहा होगा, सैंपल के रिलेटेड बातें नहीं होंगी। जैसे अभी मैंने ये सवाल पढ़ा है देखें, इंजेक्शन ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ हार्मोन इनटू हैंड्स इज सेट टू इंक्रीज द मीन वेट ऑफ हैंड बाय दिस। अब कोई बोले कि अच्छा जी मीन वेट है, तो इट्स मीन हमारे पास ना मीन वेट है, तो सैंपल का मीन जो 0.3, नो ये नहीं है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर सैंपल की बात स्टार्ट ही नहीं है, कहीं भी जिक्र उन्होंने किया कि ये सैंपल की बात है, नहीं, सैंपल की बात आगे से स्टार्ट होगी। ओके, सो यहाँ पर अब सैंपल की बात की गई है, अ सैंपल ऑफ 30 eggs हैज़ एन अर्थमेटिक मीन। अब मुझे बताएं कि यहाँ से आप सैंपल से देखेंगे या यहाँ से, ऑब्वियसली बात है यहाँ पर सैंपल की बात स्टार्ट की गई है, इट्स मीन के आगे सारी सैंपल की बातें हैं। सैंपल ऑफ 30 eggs small and sample size is 30 eggs has arithmetic mean 0.4, arithmetic mean of sample, headquarter of sample, above the pre-injection mean and a value of s हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दे दी है, हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब 0.2
ओके यहाँ पर एक और क्वेश्चन आप लोगों के जहन में राइज हो सकता है कि मैंने ये कहा था 30 से कम अगर वैल्यू हो तो हम उसको टी टेस्ट में लेते हैं। अब एग्जैक्ट 30 आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे? टी टेस्ट लेंगे, जी टेस्ट लेंगे, क्या लेंगे? तो इसका एक सिंपल सा आंसर ये है, आप अपने डाटा पर डिपेंड करते हैं। अगर तो 30 से कम वैल्यू हो तो इट्स मीन आपने टी टेस्ट लेना है। 30 से ज़्यादा वैल्यू हो अगर तो आपने जी टेस्ट लेना है। लेकिन अगर 30 आ जाए एग्जैक्ट 30 तो आपने डाटा देखना है। इस डाटा में अब जो जी टेस्ट होते हैं वो लार्ज सैंपल के लिए होते हैं, जैसे पॉपुलेशन वेरिएंस भी आ जाती है, पॉपुलेशन की वैल्यू भी आ जाती है, दिस एंड दैट। लेकिन टी टेस्ट में मैंने आपको बताया ऐसा कुछ भी नहीं होता। टी टेस्ट स्मॉल टेस्ट है, सैंपल की बेस पे टेस्ट है, तो यहाँ पर सिर्फ सैंपल की बातें होंगी। अगर तो आपके पास 30 से आ गया साइज़, ऊपर से आपके पास पॉपुलेशन वेरिएंस दी हुई है, पॉपुलेशन की बातें बोली हुई हैं, दिस एंड दैट, तो आपने उसको जी टेस्ट की कैटेगरी में ले जाना है। लेकिन अगर 30 आपके पास सैंपल साइज़ है और साथ आपको सैंपल की बातें बोली गई हैं, कोई पॉपुलेशन वेरिएंस नहीं है, इस पूरे क्वेश्चन में मुझे देख के बताएं कहीं पर लिखा हो कि पॉपुलेशन वेरिएंस ये है। पॉपुलेशन मीन तो चले आना ही आना, उसके साथ हमने कंपेयर करना है। मुझे सिर्फ इतना बताया कि यहाँ पर पॉपुलेशन वेरिएंस, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, इस तरह कोई अल्फाज आपको नज़र आ रहा है? नहीं आएगा क्योंकि है ही नहीं। तो इसलिए जो है इस कैटेगरी को हम टी टेस्ट में शिफ्ट कर लेंगे। मेरी बात समझ आइए आपको? डाटा पे डिपेंड करेगा। फिर अब आगे लिखा हुआ इज इनफ रीजन टू एक्सेप्ट द स्टेटमेंट दैट द मीन इंक्रीजेज इज मोर देन 0.3। अब इंक्रीजेज का लफ्ज़ आ गया, मोर देन का लफ्ज़ आ गया। अब यहाँ पर मैंने आपको बात बताई थी कि आपने सबसे पहले H1 को डिसाइड करना है। जो आपने ये लास्ट स्टेटमेंट देख के जो हाइपोथेसिस सोचना है ना, वो H1 का होता है। H0 उसको अपोजिट आप लिख देते हैं। जैसे आप बोलते हैं इंक्रीजेज इज मोर देन, इट्स मीन हम 2 टेल राइट लगाएंगे। अपने माइंड में हमने सोच लिया इंक्रीजेज का लफ्ज़ लिखा हुआ, मोर देन का लफ्ज़ लिखा हुआ है, हम 1 टेल राइट साइडेड हाइपोथेसिस लगा लेंगे। गॉट इट? तो सबसे पहले आपने H1 का वो लिखना है। तो आपने H1 का हाइपोथेसिस लिखना है कि जो हमारी पॉपुलेशन मीन है वो ग्रेटर देन है 0.3 से। ये देखें, ये और ये स्टेटमेंट हाइपोथेसिस सेम नहीं हो गया, लेकिन H0 का हाइपोथेसिस इस स्टेटमेंट के उलट है। इट्स मीन आपने पहले स्टेटमेंट देख के जो भी आप सजेस्ट करेंगे उसका जो अपने जहन में आप सोचेंगे इस स्टेटमेंट को देखते वो आपने H1 में पहले लिखना है, H0 उसको ऑपोजिट आपने बस लिख देना है। गॉट इट? तो म्यू इज़ ग्रेटर देन और 0. लिखा हुआ ना कि इंक्रीजेज के इससे ज़्यादा तो नहीं है, तो आप लिख लें कि एक, हम लिख देते हैं कि इससे ज़्यादा है, येस में आ जाएगा आंसर। एक लिख देते हैं कि इससे इसके इक्वल है या इससे कम है, दैट्स इट। तो इस तरह आपने क्वेश्चन को देखना है। एक तो आपने ये देखना है अगर सैंपल का जिक्र है आज सैंपल, उसके बाद बातें सैंपल की होंगी। उससे पहले जैसे 0.3 ये देखा मैंने बताया था ना, ये 0.3 सैंपल का लिखा हुआ, 0.3 पॉपुलेशन का लिखा हुआ, लास्ट में दोबारा से उसने बोल दिया। तो ये बात हम ज़हन में रखनी। दूसरी बात ये 30 की कि 30 अगर हमारे पास आ गया है, फिर अपने डाटा को देखना है। डाटा अगर टी टेस्ट का है तब आपने टी टेस्ट लगाना है, जिसमें आपको सिर्फ सैंपल की बातें बोली जाएंगी और पॉपुलेशन का मीन दिया जाएगा। गॉट इट? और फिर आपने जब स्टेटमेंट देखी है तो सबसे पहले आपने H1 लिखना है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग H1 लिखना है, H0 उसके ऑपोजिट लिख देना है आपने। इसमें इंक्रीजेस था तो H1 में इंक्रीज हम बोल देंगे, पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रही है 0.3 से, H0 में बोल देंगे डिक्रीज हो रही है 0.3 से, उसका ऑपोजिट आ जाएगा। इसमें आपको सैंपल एक दिया हुआ है कि सिर्फ 30 एग्स हैं, उसके अलावा कोई भी सैंपल की बात नहीं। इट्स मीन ये टी टेस्ट है और आपको आसान कर दिया कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो ऑलरेडी वैल्यू दे दी है, कोई फार्मूला पुट करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ बल आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक लिखना है, उसका लिखना है फार्मूला, वैल्यूज पुट करें और क्रिटिकल रीजन लिखें। और अगर यहाँ पे आपने 1 टेल राइट साइडेड चूज़ किया तो आपने 1 टेल राइट साइडेड का ही यहाँ पर क्रिटिकल रीजन लिखना है, सॉल्व करें और आंसर लें है। गॉट इट? नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, मुश्किल लग रही है, आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, ठीक है? ये क्वेश्चन हमें समझ नहीं है, मैं आपको दोबारा एक और वीडियो बना के समझा दूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हैं और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इसमें चाहिए होती है, इसलिए तो इसमें हेजिटेट नहीं बिल्कुल भी होना। ओके, रैंडम सैंपल ऑफ 25। अब दोबारा से एक रैंडम सैंपल दे दिया। बात उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया? रैंडम सैंपल, डायरेक्ट क्वेश्चन ही यहाँ स्टार्ट किया। इट्स मीन आगे जो बातें होंगी वो सैंपल की होंगी। सैंपल साइज 25 है। गॉट इट? फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन, हम नॉर्मल पॉपुलेशन ही लेते हैं। गॉट इट? श्योर दैट द एवरेज लाइंग इज 272। अब एवरेज लाइंग, अब बात सैंपल से स्टार्ट हुई है तो ये वाली एवरेज भी सैंपल की उन्होंने दी होनी है, ठीक हो गया? विद अ वेरिएंस, तो बात सैंपल से स्टार्ट हुई है तो वेरिएंस भी सैंपल की दी हुई है। द कंपनी क्लेम्ड दैट द एवरेज लाइन इज एट लीस्ट
यहाँ तक अब सैंपल देखें, अब सैंपल साइज़ भी आ गया, अब सैंपल मीन भी आ गया, सैंपल वेरिएंस भी आ गया। सैंपल की तो तीनों बातें पूरी हो गई हैं। जो पीछे अब क्या रह गया, पॉपुलेशन मीन बताना रह गया कि आप क्या सजेस्ट करते हैं पॉपुलेशन मीन क्या होगी। वो उन्होंने बता दिया कि क्लेम करता है कि एवरेज लाइंग इज़ एट लीस्ट दिस। अब मैंने आपको हिंट से बताया था कि अगर एट लीस्ट का लफ्ज़ आ जाए, लो का लफ्ज़ आ जाए, या फिर यहाँ पे आ जाए लेस, आ जाए लेसर, आ जाए लो, सबसीड, स्मॉलर या एट लीस्ट, अगर एट लीस्ट भी लफ्ज़ आ जाए ना तब आपने वन टेल लेफ़्ट लगाना है। गॉट इट। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लफ्ज़ आ गया है एट लीस्ट का, तो आपको समझ आना चाहिए कि हाँ मैंने यहाँ पर वन टेल लेफ़्ट लगाना है। तो सिंपल आपको वैल्यूज़ दे देंगी। अब आपको यहाँ पर वेरिएंस दी हुई है, ठीक है, यहाँ वेरिएंस ऑफ दिस, इट्स मीन आपको एस स्क्वायर दिया हुआ है, वेरिएंस दी हुई है, ठीक है, मतलब कि स्टैंडर्ड, और हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होती है, वेरिएंस हमें नहीं चाहिए होती। तो इधर भी ये वेरिएंस थी, ये स्टैंडर्ड डेविएशन थी, ठीक है। एस स्क्वायर हो तो वो वेरिएंस होती है, सिंपल एस हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, और हमारे फार्मूला में हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। तो यहाँ पर हमें वेरिएंस दी है, वेरिएंस स्क्वायर इसका इस तरह होता है। अब वेरिएंस हमारे पास स्क्वायर में होती है 625। स्टैंडर्ड डिवीजन में करने के लिए, अब स्टैंडर्ड डिवीजन में क्या होता है कि हमने वेरिएंस का ले लेना था स्क्वायर रूट। तो अगर हम ना इस वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे 625, जो भी आंसर आएगा ना वो स्टैंडर्ड डिवीजन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने ये वेरिएंस थी, इसका अंडर रूट ले लिया, फिर इसका अंडर रूट लेने के बाद 25 आंसर आ गए, तो वे स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आ गई। और उसके बाद हमने वह सारी वैल्यूज एक्सट्रैक्ट कर ली। फिर हमने लिखा कि ये वन टेल लेफ्ट है, लेफ्ट के लिए हमने सबसे पहले H1 लिखना है। H1 में क्या होना है कि एट लीस्ट का मतलब लेसर में आ जाएगा, तो जो पॉपुलेशन मीन है वो लेस देन है 285 के, और H0 उसका ऑपोजिट हम लिख देंगे। फिर हमने इसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखना है, टेस्ट स्टैटिस्टिक लिखना है। हमें यहाँ पर वेरिएंस दिया हुआ था, वेरिएंस का हमने अंडर रूट लेकर स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट कर लिया, और स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर यहाँ लिख दिया है। देन हमने क्रिटिकल रीजन लिखना है, क्रिटिकल रीजन में हमने वही इसका लिखना, फॉर्मूला लिखना है जो हमने हाइपोथेसिस चूज किया है। लेफ्ट वाला है तो लेफ्ट वाला चूज करेंगे। लेफ्ट वाले में ये सीन है कि यहाँ पर हमारे कैलकुलेटेड टी वैल्यू है लेस देन और इक्वल टू माइनस टी अल्फा वी। वी हमारे पास डिग्री फ्रीडम है, n-1 टोटल 25 थे, उनमें से 1 माइनस किया तो 24 आ गए। अल्फा हमारे पास 0.05 आ गया। गॉट इट। यहाँ पर जो टी की वैल्यू हमारे पास माइनस 2.6। जो हमारे पास लेफ्ट वन टेल लेफ्ट साइड हाइपोथेसिस वाले क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली उनकी वैल्यू टी की माइनस में आ जाती है, तो ये माइनस में लिखेंगे। और जो हमारे पास टेबुलेटेड वैल्यू होगी वो भी हम कैलकुलेट करेंगे, और फिर यहाँ पर माइनस फार्मूला का माइनस है। गॉट इट। ये वैल्यू का माइनस नहीं, ये फार्मूला का माइनस है। ये हर क्वेश्चन में आएगा जो कि टी हाइपोथेसिस वन टेल लेफ्ट हाइपोथेसिस होगा, उसमें ऑलवेज फार्मूला के अंदर ही ये माइनस आता है। अब यहाँ पर जज ने क्राइटेरिया अलग है। हम हर क्वेश्चन में कहते थे कि अगर तो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू टेबलेटेड वैल्यू से बड़ी आ गई तो हम H0 को रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ पर ये सीन है, अगर तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबलेटेड वैल्यू से कम आ गई तब हम H0 को रिजेक्ट करेंगे। क्योंकि फॉर्म देखें लेस देन और इक्वल टू लिखा हुआ है। नॉर्मली हम करते थे अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से बड़ी आ जाए तो हम H0 को रिजेक्ट करते थे, लेकिन इन वन टेल लेफ्ट साइडेड हाइपोथेसिस अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से छोटी आ गई तब हम H0 को रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, यहाँ एक साइड पे है -2.6, एक साइड पे है -1.7, तो छोटी वैल्यू कौन सी है, -1.7 या -2.6? छोटी वैल्यू -2.6 है। माइनस में जो वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी होती है, तो ये वैल्यू जितनी माइनस में बड़ी है उतनी छोटी है। पॉजिटिव में ये बड़ी है लेकिन माइनस लग गया है, तो माइनस में जो वैल्यू सबसे बड़ी होती है सबसे छोटी होती है, कैटेगरी में आती है, और जो छोटी होती है वो बड़ी होती है। तो इट्स मीन हमारे पास ये वैल्यू छोटी आ गई, ये वैल्यू बड़ी आ गई है, इसलिए हमने H0 को रिजेक्ट कर दिया है। समझिए बात की। ये आपके पास इस तरह का क्वेश्चन था। इसमें आपको एक न्यू बात पता चली कि आपने किस तरह देखना है, इसमें आपको एक न्यू बात पता चली है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप इनको समझ लेंगे तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में जी हमारे पास हैं 10 इंडिविजुअल्स आर चूजन एट रैंडम। तो 10 इंडिविजुअल्स हैं, गॉट इट। सैम्पल साइज, सैम्पल से बाद स्टार्ट उन्होंने कर लिया, ठीक है। रैंडम फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन दैट दी हाइट्स आर। अब हमारे पास 10 इंडिविजुअल्स दे दिए गए हैं और उनकी हाइट दे दी है, 10 हाइट्स दे दी गई हैं हर इंडिविजुअल की, ठीक है। इन द लाइट ऑफ दिस डाटा डिस्कस द सजेशन दैट द मीन वेट इन द पॉपुलेशन इज mean height
इंडियन पॉपुलेशन इज़ 66 इंचज़। अब आपको पिछले तमाम क्वेश्चंस में आपको या तो मीन पकड़ा देते थे, या तो स्टैंडर्ड डेविएशन पकड़ा देते थे, या तो वेरिएंस, कि ये लें जी आपका काम आसान कर दिया। तो यहाँ पर वो कहते हैं अब हमने अपना काम आसान नहीं करना। हाइपोथेसिस उन्होंने आसान दिया है कि उन्होंने आपको टू टेल हाइपोथेसिस दे दिया। आपने कैसे देखा कि आपको टू टेल मिला है? आपने देखा है ये इज़ की मदद से। ये छोटी छोटी हिंट्स हैं जो आपने जहन में रखनी है। ये भी मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इज़ अगर आ जाए तो इट्स मीन, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ इज़ लिखा हुआ है, वो भी टू टेल का हिस्सा होता है, वो भी टू टेल हाइपोथेसिस आप लगाएंगे। तो यहाँ पर इज़ आ गया है, इट्स मीन टू टेल है। यहाँ पर अब आपको सैंपल सारा पकड़ा दिया गया। आपको ये नहीं बताया कि मैंने एग्जामिनर ने आपको ये नहीं बताया कि मैंने क्या मीन निकाला, मैंने क्या वेरिएंस निकाली, नहीं। उसने कहा ये पूरा का पूरा डाटा है, ये खुद निकालो इससे बैठ के, आखिर में ये देख लो ये 66 है कि नहीं है, डेट सेट। तो आपने लिखा जी सैंपल, आपने पहले से पहले हाइपोथेसिस सजेस्ट करना है। हाइपोथेसिस आपका टू टेल आ जाएगा, इज़ लिखा हुआ तो टू टेल आ जाएगा। फिर आपने जी स्टैटिस्टिक लिखना है, उसका ये वाला सारा, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है जी कि आपने अब यहाँ पर मीन भी फाइंड करना है। म्यू नॉट तो चलो आपको दे दिया है ना कि पॉपुलेशन मीन 66 है, ठीक है। एन भी आपको पता है कि 10 है। म्यू यहाँ पर आपने सैंपल मीन फाइंड करना है, और आपने वेरिएंस ये स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। सैंपल मीन का फॉर्मूला होता है समीशन एक्स ओवर एन। तो आपको एक्स दी वैल्यूज़ दे दी गई हैं। एक्स वैल्यूज़ क्या है? आपको 10 पीपल हैं और 10 पीपल की हाइट पकड़ा दी, ये सारी एक्स की कैटेगरी में है। इसका आपने इस तरह कॉलम बनाना है, एक्स नीचे सारी आपने हाइट लिख ली, समीशन ले लें, एक्स स्क्वेयर 63 का स्क्वेयर ले लें, फिर 63 का स्क्वेयर, 66 का स्क्वेयर, इस तरह के कॉलम बना के इनका भी समीशन ले लें। फिर आपने क्या करना है, आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये वाला होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको समीशन, यहाँ पर क्वेश्चन मैंने क्यों बताया था कि ये आसान फार्मूला है, क्योंकि मैंने अप्लाई हर जगह ये किया कि ये आसान फार्मूला है। समीशन एक्स का स्क्वेयर, इट्स मीन एक्स वैल्यूज़ जो आपको दी हुई हैं इन सब का स्क्वेयर लें, फिर जो वैल्यूज़ आएंगे उन सब को प्लस करके समीशन यहाँ पर लिखें। इसका ये मतलब है समीशन एक्स का होल स्क्वेयर, इट्स मीन आपके पास जो भी हाइट दी हुई है ना 10 हाइट्स, वो एक्स है, वो आपने लिखी है, उन सब का स्क्वायर ले, उन सब का आपने समीशन मतलब उन सब को प्लस कर लिया, जो आंसर आना है उसका आपने स्क्वायर लेना है। इसका मतलब है कि आपने सारी हाइट लिखनी है, वो एक्स के कॉलम में आएंगी, उन सब का समीशन लेना है, ठीक है। और फिर उस समीशन 677 का स्क्वायर लेके उसको आपने 10 पे डिवाइड करना है। और इधर आपने क्या करना है, आपने इस सारे कॉलम का बारी बारी स्क्वायर लेना है, 63 का स्क्वायर, फिर 63 का स्क्वायर, फिर 66 का स्क्वायर, ठीक है। एक कॉलम बन जाएगा, फिर उस सारे कॉलम का समीशन लेना है, 45915 आ जाएगा। फिर आपने इसका स्क्वायर लेना है, ठीक है। नहीं, इसका स्क्वायर लेना हर में आपने करना है ये वाला सारा, और इसका जो समीशन है ना वो लिखना है, इसका बाद में दोबारा स्क्वायर लेना। इसका जो समीशन है ना ये वाला 45915 वो आपने लिखना है, ठीक है। फिर आपने इसको सॉल्व करके स्टैंडर्ड डेविएशन के आंसर ले आना है। क्रिटिकल रीजन वही वाला कि आपने टू टेल क्रिटिकल रीजन लगाना है, आंसर लेकर आना है। और आपने यहाँ पर चूंकि हमारी छोटी वैल्यू आ गई है तो हम एच नॉट को एक्सेप्ट करेंगे कि पॉपुलेशन की जो एवरेज हाइट है वो 66 ही है, 66 इंचज़ ही है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें जी आपको क्या दिया हुआ है, इन द पास्ट अ मशीन हैज़ प्रोड्यूस वॉशर्स हैविंग थिकनेस ऑफ दिस। अब दोबारा से आपको क्या बताया गया है, क्या स्टार्टिंग में आपको सैंपल का कोई जिक्र किया गया कि सैंपल ये है तो फिर उसकी जो थिकनेस है वो ये है? नहीं, सैंपल का देखेंगे पहली लाइन में सैंपल का पहले यहाँ तक सैंपल का जिक्र ही नहीं है। इट्स मीन सैंपल की बात नहीं हो रही और ये सैंपल की वैल्यू नहीं है। आगे, टू डिटरमाइन वेदर द मशीन इज़ इन प्रॉपर वर्किंग अ सैंपल ऑफ। अब यहाँ से आपके पास सैंपल की बातें सारी स्टार्ट होंगी जो आपने एक्सट्रैक्ट करनी है। उसके ऊपर वाली जो वैल्यू है वो पॉपुलेशन की वैल्यू है। गॉट इट। तो सैंपल ऑफ 10 वॉशर्स इज 10 वॉशर्स, सैंपल साइज 10 आगे, इज चूजन फॉर विच द मीन थिकनेस एवरेज, इट्स मीन ये सैंपल की बातें चल रही हैं तो सैंपल की थिकनेस उन्होंने लिखी हुई है कि मीन थिकनेस लिखी हुई है, एवरेज लिखी है सैंपल की, वो है 0.053 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0.003। काम आसान कर दिया, सब चीज़ें दे दी हैं आपके पास, आपने फॉर्मूला पुट करनी है। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द मशीन इज़ इन प्रॉपर वर्किंग ऑर्डर। अब आप ये बोल सकते हैं अब लास्ट स्टेटमेंट में तो हमें कोई पॉपुलेशन की वैल्यू दी नहीं हुई तो हम कहाँ से निकालें। देखें, अब ध्यान करें, पहली लाइन में आपको पॉपुलेशन की वैल्यू दे दी है। पहली लाइन में जो ये वैल्यू दी हुई है ये सैंपल की नहीं है,
तो पीछे क्या चीज़ रहेगी, पॉपुलेशन ही रह जाती है। अगर सैंपल की नहीं है तो दो ही तो चीज़ें हम डील कर रहे हैं। अगर सैंपल की वैल्यू नहीं है तो पॉपुलेशन की वैल्यू होगी ये, दैट अब हमारे पास उन्होंने कहा है कि प्रॉपर, अब अपने हाइपोथेसिस देना है कि प्रॉपर वर्किंग में है कि नहीं है, येस या नो, येस या नो में आपने आंसर देना है। तो आप किस हाइपोथेसिस में येस या नो में आंसर देते हैं, इक्वल है कि नहीं है, टू टेल साइडेड हाइपोथेसिस में। तो इसलिए आप यहाँ पे इंक्रीज़ का लफ्ज़ भी नहीं है, डिक्रीज़ का लफ्ज़ भी नहीं है, इंक्रीज़ डिक्रीज़ मोर लेस ऐसी कोई बात नहीं हो रही। यहाँ बात हो रही है कि प्रॉपर वर्किंग में है कि नहीं है। तो आपने यहाँ पर टू टेल हाइपोथेसिस लगाना है। अब आपने यहाँ पर टू टेल हाइपोथेसिस लगा दिया, ये पॉपुलेशन मीन थी, वो लिख ली, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स सारे आपको फॉर्मूला के डाटा दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट डाटा दिया हुआ है, मीन भी दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दी हुई है, तो फॉर्मूला पुट करना है टेस्ट स्टैटिस्टिक में, फिर आपने क्रिटिकल रीजन लगाना है और अपना आंसर निकाल लेना है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोबारा वही टाइप ऑफ रिपीट होगी, मेन 3 टाइप्स ही, मतलब कि जो आपको समझाने की ज़रूरत है वो हमने स्टार्टिंग में समझा दी है, बाकी सारी वही बातें सेम टू सेम दोबारा बार बार रिपीट होंगी। ओके, सो 7th क्वेश्चन तो चलते हैं। आ रैंडम सैंपल, दोबारा सैंपल से इन्होंने स्टार्ट कर लिया है। आ रैंडम सैंपल ऑफ 9 फ्रॉम अ मैन ऑफ अ लार्ज सिटी। देखें, सैंपल के पास स्टार्ट होगी है, 9 सैंपल साइज है, एक लार्ज सिटी से बिलोंग करते हैं और उनकी मीन हाइट, ठीक है, उनकी मीन हाइट से मुराद ये सैंपल की बात हो रही है, तो सैंपल की एवरेज लिखा हुआ है वो 68 है। एंड द अनबाइस्ड एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस फ्रॉम द सैंपल वाज दिस। अब मैंने आपको क्या बताया था, अनबाइस्ड एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस क्या होता है। मैंने अपनी तकरीबन फर्स्ट वीडियो में जो टी टेस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट था, उस वीडियो में आपको बात समझाई थी कि जो सैंपल का वेरिएंस होता है, सैंपल का वेरिएंस पॉपुलेशन के वेरिएंस का अनबाइस्ड एस्टिमेटर होता है। गॉट इट। तो यहाँ वही बात लिखी है कि अनबाइस्ड एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस फ्रॉम द सैंपल वाज दिस। इनडायरेक्टली आपको ये कह रहे हैं, इतनी लंबी स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं कि सैंपल का वेरिएंस 4 है, सॉरी 4.5 है, कंफ्यूज करने के लिए। नेक्स्ट है, आर दीज डाटा कंसिस्टेंट विद दिस असम्पशन ऑफ अ मीन हाइट ऑफ दिस। दोबारा से अब हमारे पास यहाँ पर टू टेल लगना है। हाउ, गौर करें कैसे लगेगा। आई गेस आपको अभी तक समझ आ गई कैसे लगेगा टू टेल यहाँ पर। राइट, यहाँ पर लगेगा बिकॉज ऑफ द वर्ड कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का वर्ड आ गया है, इसलिए यहाँ पर टू टेल लगेगा। दोबारा से आपको दिखा देती हूँ, आपको याद करवाने के लिए बार बार दिखाती हूँ। ओके, सो देखें कंसिस्टेंट किधर आ रहा है, किस सेक्टर डाटा में आ रहा है। यहाँ पर कंसिस्टेंट, अनबाइस्ड का लफ्ज़ भी अगर आ जाए तब भी वही बात है, और कंसिस्टेंट लेकिन मेजरली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंट तो फिर टू टेल, दैट्स इट। तो हम यहाँ पे लगाएंगे टू टेल हाइपोथेसिस लगाएंगे। हमें यहाँ पर पॉपुलेशन मीन दे दिया गया है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड टी टेस्ट। अब हमें यहाँ पर सैंपल वेरिएंस दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होती है। तो हम क्या करेंगे, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है S² = 4.5। स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट करने के लिए वेरिएंस को हम जो वेरिएंस का आंसर है उसका अंडर रूट ले लेंगे और हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ जाएगा। तो ये अगर हमारे पास S² जो सिंबल है उसका 4.5 है, इस 4.5 का हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे अगर, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ जाएगा। फिर हम उसका फॉर्मूला पुट करेंगे और टी की वैल्यू निकाल लेंगे। अब मैंने आपको अपनी टाइप 1 प्रोसीजर की वीडियो में बताया था कि बाज़ औक़ात हम जब टू टेल लगाते हैं तो हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक का आंसर नेगेटिव में आ जाता है, और उस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम क्रिटिकल रीजन में कैलकुलेटेड टी पर मॉडुलस लगाते हैं। तो वो उसकी लाइव एग्जांपल आपके सामने है कि हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक हमने सॉल्व किया, आंसर माइनस में आ गया, फिर हमने उसको अपने फॉर्मूले पुट किया, मॉडुलस की मदद से हमने उस माइनस को हटाकर पॉजिटिव में करके अपना आंसर पॉजिटिव में ले आए। गॉट इट। इसकी ये इंपॉर्टेंस है मॉडुलस की। तो यहाँ पर हमारे पास AH नॉट एक्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलर वैल्यू से छोटी है। ओके, गॉट इट। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अ सर्टेन ड्रग वाज गिवन टू 10 पेशेंट। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, गिवन टू 10 पेशेंट्स, ठीक है। तो अब सैंपल साइज आपको दे दिया गया है 10 एंड वो दी फॉलोइंग इंक्रीमेंट्स इन देयर ब्लड प्रेशर वाज ऑब्जर्व। ब्लड प्रेशर एक सैंपल आपको दिया गया है तो 10 आपको ब्लड प्रेशर दे दिए गए हैं, 7 3 -1 4 -3 5 6 -4 1 and 2 show that the data do not indicate that the drug was responsible for these increments। अब दोबारा से वो बात है, हमने डाटा शो करना है कि क्या ये जो ड्रग है
कि वो ब्लड प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है। येस या नो में आंसर देना सिंपल। एक सैंपल दिया हुआ है और आपको जो है ना बस सैंपल की बातें दी हुई हैं और आपको बताएं कि ये डाटा हमें वो बताता है कि ये ड्रग जो है वो ब्लड प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है। तो सिंपल इज डैट हमने यहाँ पर टू टेल हाइपोथेसिस लगाना है। ओके, सो स्टेप 1 हम लिखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर, हाँ एक और बात यहाँ पर है कि आपको पॉपुलेशन मीन नहीं दिया हुआ। तो अगर कुछ भी ना दिया हो और बोला हो क्या बताएं कि रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं, तो हम ज़ीरो लगा लेते हैं। ठीक है, कि पॉपुलेशन इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब इसका मतलब होगा कि रिस्पॉन्सिबल है, ड्रग ब्लड प्रेशर इन सब ब्लड प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इट्स मीन कि जो ड्रग हमने दी है पेशेंट्स को वो इनके ब्लड प्रेशर राइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि इसे पॉपुलेशन मीन उन्होंने नहीं दी, बस येस या नो में आंसर मांगा हुआ है। अगर हमारे पास यहाँ पर होता कि 10 लोग हैं उनका ये ब्लड प्रेशर है और उसके अलग और 10 लोग हमने लिए उनका ये वाला है, उनके दरमियान अगर हमने कंपैरिजन देखना होता ना तब टाइप 2 में वो आ जाता। समझ रहे बात को? ये टाइप 1 में इसलिए क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही सैंपल बताया हुआ है कि 10 लोगों का सैंपल है डेट से, उसके अलावा और कोई सैंपल नहीं दिया हुआ, इसलिए हमें टाइप 1 में लिखा हुआ है। हमें ऐसा समझे कि टाइप 1 नहीं है, तो हमने यहाँ पर लगा लिया अपना 2 टेल लगा लिया। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें 0.02 दिया हुआ है, वहाँ पे हमने देख लिया। ओके, सो हमारे पास टी टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला लगाया हमने। ठीक है, अब यहाँ पर हमने मीन भी फाइंड करना है, हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करनी है। तो वो हमने किस तरह फाइंड करनी है, टेबल बना लिया सारा, तो मैंने आपको सिखाया पहले, फिर उसमें हमने वैल्यूज पुट करी, आखिर में हमने क्रिटिकल रीजन लगा के अपना आंसर लिया। ये सिंपल सा था, इसमें कोई इतना वो कॉम्प्लेक्स नहीं था कुछ भी। ओके, सो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास रैंडम सैंपल और 10 ग्रेजुएट्स। रैंडम सैंपल इट्स मीन अब सैंपल की बातें होंगी, पॉपुलेशन की बात लास्ट में होगी। तो हमारे पास 10 ग्रेजुएट्स हैं, गॉटेड पास स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम अ सर्टेन टाइपिंग इंस्टीट्यूट वाज टेकन विद एन एवरेज स्पीड। अब चूंकि हमारी बात हुई सैंपल से स्टार्ट है तो सैंपल का ही एवरेज मीन दिया हुआ जो कि 72.6 है वर्ड्स पर मिनट। एंड द अनबाइस्ड एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन, दोबारा से हमारे पास उन्होंने कहा हुआ कि अनबाइस्ड एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस क्या होता है। अनबाइस्ड एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस इज इक्वल टू सैंपल वेरिएंस। ये बात अपने जहन में बिठा लें। अनबाइस्ड एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस इज इक्वल टू दी सैंपल वेरिएंस। तो इट्स मीन हमें यहाँ पर सैंपल वेरिएंस का वैल्यू दी हुई है। बास बच्चे ये सोच सकते हैं कि हमें यहाँ पर पॉपुलेशन वेरिएंस दी हुई है, इट्स मीन की जी टेस्ट है, तो ये वो बहुत बड़ी गलती करेंगे क्योंकि पॉपुलेशन वेरिएंस से पहले देखें क्या लिखा हुआ है, अनबाइस्ड एस्टिमेट। तो अनबाइस्ड एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस ऑलवेज सैंपल वेरिएंस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सैंपल वेरिएंस दी गई है, इट्स मीन ये टी टेस्ट है जो कि आपके पास 17.64 है। ओके, सो यूज लेवल सिग्निफिकेंस दी हुई है टू टेस्ट दी एम्प्लॉयर्स क्लेम दैट द इंस्टीट्यूट ग्रेजुएट्स एवरेज मोर देन दिस। अब शुरू में आपको सारी बातें सैंपल बता दी हैं, लास्ट स्टेटमेंट आपको पॉपुलेशन मीन बता दी है। ठीक है, अब वो ये कहता है कि हमारे पास ये मोर देन है, मोर देन है, इट्स मीन यहाँ पर मोर देन का लफ्ज़ आ गया। इट्स मीन यहाँ पर हमारे पास वन टेल राइट साइडेड हाइपोथेसिस लगेगा। हमने पहले H1 का लिखना है कि हम ये कह रहे हैं कि पॉपुलेशन मीन इज़ मोर देन 75। वही बात को हमने बस इस सिंबल में लिख देना होता है, पॉपुलेशन मीन इज़ मोर देन 75। H0 को उसके ऑपोजिट लिखते हैं कि लेस देन है या इक्वल टू है। गॉट इट। फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.01 दिया हुआ है। टेस्ट स्टैटिस्टिक हमें लिखेंगे एवरेज, ये हमें दी हुई है, इसकी मीन क्या थी, एवरेज स्पीड 72.6 हमारे पास सैंपल मीन है। फिर हमारे पास यहाँ पर सैंपल वेरिएंस दी हुई है, वेरिएंस का हम स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट करेंगे, जो वेरिएंस होगी उसका हम अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हिसाब है कि अब यहाँ पर क्या सीन है कि हमारे पास जो टी है वो नेगेटिव में आ गया। इट्स ओके अगर नेगेटिव में आ गया, नॉट अ बिग डील। तो फिर हमने उसको वैल्यू पुट करना है। वैल्यू पुट करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, जो नेगेटिव में आंसर होता है वो छोटा होता है, जो पॉजिटिव में होता है वो बड़ा होता है। तो हम H0 को एक्सेप्ट कर लेंगे। रुके, यहाँ पर जो नेगेटिव में आ गया, इट्स मीन हमारी वैल्यू छोटी हो गई है, छोटी हो गई है तो हमें H0 को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। गॉट इट। नेक्स्ट हमारे पास है जी, अ लंबर कंपनी इज इंटरेस्टेड इन सीइंग इफ द नंबर ऑफ बोर्ड फीट per tree has decreased since moving to a new location of timber. In the past, the company has an average of 93 board per feet per tree.
अब मैं जितनी दफ़ा ये बात बोल चुकी हूँ, आप लोगों को तो हिफ्ज़ होना जानना चाहिए कि जो ये सारे पैराग्राफ्स मैंने अभी रीड किए इसमें कोई भी सैम्पल की बात नहीं हो रही, ठीक है, कोई भी सैम्पल की बात। अब ये 90, अब आपको तो मैं कहती हूँ हिफ्ज़ हो जाना चाहिए कि ये 93 लिखा हुआ है तो ये क्यों लिखा हुआ है, ये किसकी एवरेज लिखी हुई है। सैम्पल की तो बात नहीं हो रही, सैम्पल का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, ठीक है। ये डिक्रीज़ लिखा हुआ है, सैम्पल का जिक्र नहीं है, तो यहाँ पर डिक्रीज़ भी है, 93 भी है, एवरेज भी है, तो ये किसकी बात है? ये बात है सारी पॉपुलेशन की बात हो रही है कि जो पॉपुलेशन हमने, अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं डिक्रीज़ भी है और एवरेज 93 है, इट्स मीन कि हमने यहाँ वन टेल लेफ्ट साइडेड हाइपोथेसिस लगाना है। गॉट इट? तो ये सारी बात पॉपुलेशन की हो रही है। आगे पढ़ते हैं। द कंपनी बिलीव्स दैट द प्रोडक्शन हैज़ डिक्रीज सिंस चेंजिंग लोकेशन अ रैंडम सैंपल ऑफ 25। यहाँ से हमारे सैंपल की बात स्टार्ट हो रही है। उससे पहले ऊपर जो पैराग्राफ उसमें सारी की सारी पॉपुलेशन की बात है। रैंडम सैंपल ऑफ 25, तो साइज ऑफ 25 और मीन उसका दे दिया गया है, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे दी गई है। साइज सैंपल के बाद assuming the normality of data the test hypothesis at 10% level, 10% 0.1 लेवल हो जाएगा इसका। तो हमारे पास आपको, अगर हमारे पास स्टार्टिंग रैंडम सैंपल से हो ना तो उसके आखिर पे ना फिर हम पॉपुलेशन की बात मिलती है। अगर शुरू में पॉपुलेशन की बात हो जाए ना तो हमने वहाँ से डाटा, वहाँ से अपना हाइपोथेसिस एक्सट्रैक्ट करना होता है और एंड पे सैंपल आ जाता है। यहाँ इस क्वेश्चन से जज के आपको समझ आ रही क्या बात मैं कर रही हूँ। फिर यहाँ पर डिग्रीज लिखा हुआ है, एवरेज 93 है, तो हम पॉपुलेशन का वो नहीं लिख सकते हाइपोथेसिस। पहले हम H1 लिखेंगे कि जो हमारी डिक्रीज है इट्स मीन कि हमारे पास जो पॉपुलेशन मीन है वो लेस दैन 93 है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखेंगे 0.1 के टेबल में हम देखेंगे। फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स सारी वैल्यूज हमें ऑलरेडी दी हुई हैं, वो इस क्वेश्चन में सारे नंबर ही स्टेटमेंट समझने के हैं क्योंकि सारी वैल्यूज खुद ही हमें पकड़ा दी। देखें सो क्वेश्चन देखें, आंसर देखें, कितना फ़र्क है कि छोटा सा क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर, बस वैल्यूज निकालनी और पुट कर देनी है। ये टी टेस्ट होता है कि आपको बस स्टेटमेंट समझनी है, सारे नंबर ही स्टेटमेंट समझने के होते हैं। कितनी अच्छी आपको अंडरस्टैंडिंग है, सिर्फ उसके नंबर आपको मिलते हैं, बाकी अंदर सवाल तो हल करने के लिए इतना खास होता ही नहीं है। वैल्यू पुट करनी है और लास्ट में हमने जी अपना टेस्ट क्रिटिकल रीजन लगा देना है। अब -1 एंड -3 जितनी वैल्यू छोटी होती है जो है ना उतनी वैल्यू वो ओके जो माइनस वो जो वैल्यू ज़्यादा बड़ी होती है वो छोटी होती है। -1.3 ये 1.3 है, ये 1 है, तो 1.3 बड़ी मतलब कि कहने के 1 की निस्बत बड़ी है तो इन माइनस लग गया तो इट्स मीन ये छोटी हो गई। और ये 1 है तो ये हमारे पास छोटी है तो इट्स मीन ये बड़ी हो गई। लेकिन हमें चाहिए था कि हमारे पास कैलकुलेट वैल्यू वो छोटी है, तो इसलिए हमने H0 को एक्सेप्ट कर लिया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ दिस वीडियो हम करने लगे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड कॉन्फिडेंस लिमिट वगैरह समझा दूंगी। इस वीडियो के लिए आखिरी 2 क्वेश्चन हम कर लेते हैं। इस मैंने सॉल्व नहीं किया, सिर्फ आपको स्टेटमेंट समझाऊंगी। A sample of 12 jars, दोबारा सैम्पल की बात हो गई। A sample of 12 jars of peanut butter was taken from a lot, each jar being labeled 8 ounce net weight। अब वो ये कह रहा है कि हमने एक कहने के पीनट बटर ढेर सारे पड़े हुए हैं, ठीक है, उनमें से 12 जार हमने ले लिए हैं, ठीक है, और उसके हर जार के ऊपर 8 लिखा हुआ है। द इंडिविजुअल वेट इन जो भी यूनिट लिखा हुआ है आर दीज। अब वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक पूरा बॉक्स है, बंडल है, उसमें से 12 जार हमने निकाल ली, लेकिन उस बंडल के जो बाकी सारे हैं ना उन सब को मिला के उन सब पे 8 लिखा हुआ है, ठीक है। ये बात यहाँ पे वो कंफ्यूज होंगे, आई एम श्योर आप यहाँ कंफ्यूज, लेकिन जब आगे पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी ये पॉपुलेशन की बात हो रही थी और जो इनका वेट है ना वो आगे आएगा। क्योंकि देखें अ सैंपल ऑफ 12 जार्स पीनट बटर वाज टेकन फ्रॉम अ लॉट, ठीक है, सब में से 12 जार लिए गए हैं और उन सब का वेट जो बार पे लिखा हुआ है वो 8 है। अ सैंपल ऑफ एक पूरा डब्बा है उसमें से 12 को मिल गए हैं और उन 12 का जो है ना एक आ सैंपल ऑफ 12 जार्स है पीनट बटर के जो कि आपने वाज टेकन फ्रॉम अ लॉट के एक डब्बे में से 12 आपने ले लिए फ्रॉम अ लॉट, ईच जार बिंग लेबल्ड, और उस जिस डब्बे में से आपने लिए हैं उस डब्बे के हर जार के ऊपर लिखा हुआ है 8 वेट लिखा हुआ है। तो जो 8 हुआ वो तो पूरे डब्बे का हो गया ना, पूरे डब्बे में हर एक के ऊपर 8 लिखा हुआ है, तो वो तो पॉपुलेशन का फिर हो गया।
द इंडिविजुअल वेट, अब आपको 12 जार जब निकाले हैं उन सब का इंडिविजुअल वेट आगे लिखा हुआ है। यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ये वाला वेट जो 8 दिया है ये सब का दिया पॉपुलेशन का, लेकिन ये जो आपको 12 वेट लिख कर दिए जा रहे हैं ये आपको 12 का लिख कर दिए जा रहे हैं। गॉट इट। द इंडिविजुअल वेट इन आउंचेस यहाँ जो भी यूनिट लिखा हुआ है आर 8.2, 8.0, 7.6, 7.6 एंड 12 आपको वेट दे रही हैं। टेस्ट वेदर दीज वैल्यूज़ आर कंसिस्टेंट विद द पॉपुलेशन मीन ऑफ 8। अब यहाँ पर आपको बात 100% क्लियर हो जाएगी कि 8 किसके लिए लिखा हुआ है। कंसिस्टेंट आ गया तो आपने वो लगाना है, टोटल हाइपोथेसिस लगाना है, कंसिस्टेंट विद द पॉपुलेशन मीन ऑफ वेट। अब ये जो 8 था मैंने जो आपको समझाया है ये पॉपुलेशन मीन लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन का एवरेज, कि इन सब का एवरेज 8 लिखा हुआ है, पॉपुलेशन का वेट हो गया फिर ये, और जो ये सारे वेट हैं ये सैंपल के वेट है। समझ आइए बात को आपकी। इस तरह फिर आपने इसको देखना है। स्टेप 1 है टू टेल हाइपोथेसिस लगाना है, टेस्ट स्टैटिस्टिक लगाना है, ये सारे आपको दिए गए। इसी तरह आपने इसको लिखना है, मैं बताती हूँ आपको किस तरह लिखना है। इस तरह आपने सारा टेबल बनाना है, ठीक है। और आपने जो है ना सारे वेट लिखने हैं, उनका स्क्वायर लेना है, ये सारी वैल्यूज लगा के फॉर्मूला पुट करना है, एंड पे आपने आंसर निकाल लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन, क्या मैन्युफैक्चरर क्लेम्स दैट हिज लाइट बल्ब हैव एन एवरेज लाइफ टाइम ऑफ दिस। एक मैन्युफैक्चरर क्लेम करता है कि उसके लाइट बल्ब जो है उनकी एवरेज लाइफ 1500 है। अब मुझे ये बताएं कि सैंपल का जिक्र हो रहा है, सैंपल का जिक्र नहीं हो रहा, एक वर्ड भी सैंपल का यहाँ नहीं आ रहा। सैंपल का वर्ड आना चाहिए, नहीं ना आ रहा तो बस वो सैंपल की बात नहीं हो रही। आप परचेजर डिसाइड टू चेक, एक में मैं गई हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मैं चेक करती हूँ, इसका क्लेम करता है कि मेरा जो लाइट बल्ब है वो 15 घंटे चलेगा। मैं गई, मैंने कहा मैं इसका लाइट बल्ब को, इस क्लेम को मैं चेक करती हूँ। मैंने ये करना है कि मैंने सैंपल ले लिया। अब सैंपल के बाद फाइंड स्टैट, सैंपल की बात आई, मैंने 6 बल्ब खरीद लिए वहाँ से, 6 बल्ब खरीदे हैं, ठीक है। उनका लाइफ टाइम जो है ना वो 6 बल्ब का 6 लाइफ टाइम ही आएगा। तो एक का 1472 आएगा, 1486 आएगा, 1401, 1350 एंड 2 ये वाले वो आगे। Does this claim supports the manufacturer? Assume that the lifetime of the light bulb are normally distributed. अब मैंने ये बताना है कि मुझे उस बंदे ने कहा, दुकानदार ने, कि मेरा बल्ब जो है ना वो 15 घंटा चलेगा। अब मैंने उसके बल्ब खरीद लिए, 6 खरीदे, मैंने सैंपल लिया 6 का मैंने जो है ना लाइफ टाइम निकाल लिया। अब मैंने इसको हल करना है, जो मेरे पास 6 ये आए हैं, ये वाले 6 जो है, इनको मैंने हल करके बताना है क्या वाकई 15 घंटे चलेगा कि नहीं चलेगा, यस या नो में आंसर देना है। तो इट्स मीन हमारे पास ये टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो और ये वाला जो है ये पॉपुलेशन की बात वो कर रहा है, तो ये हम यहाँ पुट कर देंगे। टोटल हाइपोथेसिस है, इक्वल होगा कि इक्वल नहीं होगा। फिर हमने इन सारी डाटा को इस्तेमाल करते हुए मीन भी निकाल लिया, और समीशन एक्स भी निकाल लिया, मीन भी निकाल लिया, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल ली, फिर हमने इसका टी भी निकाल लिया, ठीक है, टेस्ट स्टैटिस्टिक से। फिर अच्छा टी भी निकाल लिया, फिर हमने इसका क्रिटिकल रीजन भी निकाल लिया, और फिर हमने AH0 को एक्सेप्ट भी कर लिया। ये मैंने शॉर्ट में लिखा, लेकिन ये मतलब कि सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है हद तक। सॉल्व आपने क्वेश्चन इस तरह करने जो मैंने पहले आपको 10 क्वेश्चन दिखाए हैं, बिल्कुल वैसे ही आपने इन सब को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, टोटल 12 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। अगर आपको इन 12 की समझ आ गई तो आपको कोई भी सवाल वो देंगे ना आप कर लेंगे। सबसे पहले आपने डिटेक्ट करना है कि टी टेस्ट है कि नहीं है, गॉट इट। फिर आपने डिटेक्ट करना है कि टी टेस्ट की कौन सी टाइप है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 मैंने आपको कंप्लीट आज करवा दी है, उसके बाद मैंने डिटेल आपको बेसिक कंसेप्ट दिया, फिर मैंने आपको उसका प्रोसीजर डिटेल समझाया, फिर मैंने आपको 12 क्वेश्चन उससे करवाए हैं, 12 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन कोई ना कोई नई बात आपको पता चल रही थी, जिसमें कि इस टाइप का भी आ सकता है, इस टाइप का भी आ सकता है, इस टाइप का भी आ सकता है। तो आई होप सो कि आपको अब समझ आ गई होगी। आप इसकी बार बार इन्हीं क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह ताला आपको एग्जाम में आपको कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। आपको सारी की सारी स्टेटमेंट समझ आ जाएगी, किस नज़रिए से आपने एक सवाल को देखना है वो आपको समझने की ज़रूरत है बस। वरना फार्मूला में वैल्यूज पुट करना इट्स नॉट अ बिग डील। सारे नंबर टी टेस्ट में आपके अंडरस्टैंडिंग के होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड कॉन्फिडेंस लिमिट फाइंड करने सिखाऊंगी। सो फिर तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करें। कोई आपको बड़ी समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं, और अपने फार्मेसी स्टूडेंट्स के में मेरी यूट्यूब चैनल को सजेस्ट भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो ओके जी, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।